हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जो फोकस्ड है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च और बिजनेस स्केल अप के ऊपर। जब हम इन दो लाइन की बिजनेस की बात करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये काफी मेहनत वाला काम है और काफी कम लोग हैं जो इन दो लाइन ऑफ बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर बात करते हैं या फिर हम किसी भी बिजनेस को स्केल अप करने की बात करते हैं तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जो नया है, और जहां पे नया आ जाता है वहीं पे रिस्क आ जाता है। मैंने पिछले कई सालों में इन लाइन ऑफ बिजनेस में काम करते हुए यह सीखा है कि आप इन रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं और अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव की तरफ आप किस तरह अच्छी तरह बढ़ सकते हो। तो आज मैं अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपको बताने वाला हूं डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। इससे पहले जो एपिसोड्स आए हैं, इन एपिसोड्स में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस किए हैं, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है मैं उससे ये विनती करूंगा कि आप हमारा प्रीवियस वीडियो भी देखिए ताकि आपको वो पूरा लिंक समझ में आए कि हम डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचे कैसे हैं। जब हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, बिजनेस स्केल अप की बात करते हैं तो इसमें बहुत चीजें आ जाती हैं, जिसमें प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी आ जाता है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आ जाता है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी आता है और बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट आ जाते हैं। आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। अगर मैं सरल भाषा में आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊं तो डिस्ट्रीब्यूशन वो माध्यम है जिससे एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए एक रिटेल शॉप में अवेलेबल करती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं। पहला डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व्ड नहीं होते हैं। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और खुद ही उसको एक रिटेल शॉप में अवेलेबल करा देती है ताकि कंज्यूमर उनको परचेज कर सके। वो इसलिए करती है ऐसा क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन जो देना पड़ता है वो उसका सेविंग हो जाता है। मतलब 8 to 10% जो डिस्ट्रीब्यूटर को आपको देना है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में वो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आप इस मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं और इसको ऑपरेट करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि मार्केट में आउटस्टैंडिंग बढ़ गई है, कलेक्शन आपको डायरेक्टली करना है, और अगर ऑर्डर क्वांटिटी कम है तो भी आपको डिलीवर करना है। यहां जाके दिक्कत आना चालू हो जाता है और फिर कंपनियां सोचती हैं कि भाई इंस्टेड ऑफ डूइंग डायरेक्ट डिलीवरी व्हाई नॉट हैव अ डिस्ट्रीब्यूटर इन बिटवीन। अब सेकंड मॉडल पे आ जाते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल होता है। इसमें क्या होता है, कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, वो एक सुपर स्टॉकिस्ट को भेजती है या वो एक सीएफए को भेजती है, वहां से वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूटर से वो रिटेलर के पास जाता है और रिटेलर उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करता है कस्टमर के लिए। इसमें क्या हुआ कि कंपनी की जो हैसल्स हैं, कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉल क्वांटिटीज, वो सारे रिजॉल्व हो गए। उनका वन पॉइंट कॉन्टैक्ट हो गया, कौन, डिस्ट्रीब्यूटर। जो आपको कलेक्शन करना है वो आप डिस्ट्रीब्यूटर से लोगे, जो आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है वो आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके लॉन्च करोगे। तो ये हैसल फ्री हो गया ना। तो इसको कहते हैं ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। अब हम तीसरे पे आ जाते हैं। व्हाट इज द थर्ड वन? थर्ड वन को हम कहते हैं ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। इसमें क्या हो जाता है कि कंपनी डायरेक्टली सप्लाई करती है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जो आगे जाके कस्टमर को डायरेक्ट डिलीवरी कर देता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर, तो हम ऑनलाइन के ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। दिखने में ऑनलाइन बहुत आसान लगता है लेकिन उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसमें एक कॉस्ट इन्वॉल्व है, और जब आप इसके डिटेल में जाते हो तो आपको यह समझ में आता है आपका टर्नओवर तो हो रहा है ऑनलाइन में, बट आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो रहा है। अब तक मैंने आपको 3 डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बताए हैं। पहला मॉडल क्या है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा मॉडल क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर का इन्वॉल्वमेंट, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। तीसरा क्या है, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल।
इसके सिवाय भी बहुत इनोवेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, बट हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे वरना ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। हाउएवर, मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो काम करता है अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा हो। मतलब अगर आप एक डीमार्ट या एक रिलायंस या एक कोई बहुत बड़े होटल को सप्लाई करना है और वो सिंगल पॉइंट ऑफ सप्लाई है, आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी क्या होती है? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि आप कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को बना रहे हो आपके बिजनेस के लिए। मतलब अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो बेवरेजेस के बिजनेस में है, जो कोल्ड बेवरेजेस कर रहा है, और आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जो कॉस्मेटिक कर रहा है, तो आप कोल्ड बेवरेज वाले को आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाओगे, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। आप उसी को ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे जो आपके चैनल में है। तो पहली स्ट्रेटेजी क्या हो गई? ओनली मेक दोज पीपल योर डिस्ट्रीब्यूटर हु आर इनटू योर लाइन ऑफ बिजनेस। ये मैंने काफी ब्रॉडर वे में आपको बताया है, आप इसको और ब्रेक डाउन कर सकते हैं। मतलब बेवरेजेस में आप हॉट बेवरेज और कोल्ड बेवरेज इन दोनों को भी आप अलग कर सकते हैं। मतलब जो चाय डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और जो कोल्ड ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूटर करता है, वो दोनों अलग है। तो एक परफेक्ट मैच क्रिएट करना तो डिफिकल्ट है, बट आपको एक ऑडिट सिस्टम रखना चाहिए जिससे आप इवैल्यूएट करें एक डिस्ट्रीब्यूटर को कि क्या वो काबिल है आपके कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटर बहुत टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं बहुत बड़े होते हैं, कुछ होते हैं मॉडरेट, कुछ होते हैं छोटे। अब आप किसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे? यहां पे फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी आ गई है। अगर आप बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को बनाओगे अपना डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसके प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। मतलब कि बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो उसको छोटे वॉल्यूम में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन बड़े डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। आप मॉडरेट डिस्ट्रीब्यूटर को लोगे तो उसकी रीच लिमिटेड होगी शायद, लेकिन वो आपका काम करेगा और शायद आपका बात भी सुनेगा। लेकिन बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर शायद आपका बात नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है। और तीसरे हो गए छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर। अब छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर में क्या हो जाता है, या तो वो स्टार्टअप रहते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस नया स्टार्ट किया है उन्होंने, तो वो एडवांस में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो नए प्रोडक्ट को क्या लगता है कि भैया जब डिस्ट्रीब्यूटर एडवांस पैसा दे रहा है तो हमको उसी को बनाना चाहिए जो एडवांस दे रहा है, क्रेडिट में क्यों हम काम करें। लेकिन देखिए सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्टाइज वाला काम है। अगर आप एक इनएक्सपीरियंस्ड बंदे को लेंगे जो आपके बिजनेस के अंदर फिट नहीं हो रहा है, आपको एडवांस तो मिल जाएगा लेकिन प्रोडक्ट को जस्टिफिकेशन कभी नहीं मिलेगा। बट जब आप एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं ना, तो वो आपको अपना नेटवर्क देता है और उसके पास एक इंटेलिजेंस होता है, क्योंकि वो बड़ा है, मल्टीपल कंपनियों के साथ काम कर रहा है, रिस्पेक्टेबल कंपनियों के साथ काम कर रहा है, तो उसका जो नॉलेज बेस है वो ऑलरेडी बहुत हाई होता है। काफी स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है और उनको बहुत फायदा मिला है। लेकिन आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन बनेगा, ये आपको बहुत अच्छी तरह सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि जरूरी है एक बड़ा बने, एक मॉडरेट और एक छोटा भी बन सकता है। अगर वो जस्टिफाई कर रहा है आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए, उसे आप बनाइए, नॉट अ प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हुए आपको मैं ये जरूर बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन आज के डेट में इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपर्ट आते हैं जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट करते हैं। इसीलिए आप जब डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बात करो तो एक एसओपी बना लीजिए, आप एक ऑडिट सिस्टम कर लीजिए आप, जिससे आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को इवैल्यूएट करो, और अगर आपका इवैल्यूएशन ओके हो तभी आप उसको अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ। क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर एक कंपनी को बना भी सकता है और एक कंपनी को तोड़ भी सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट मैंने इन चंद मिनटों में जो आपको बताया है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट में मात नहीं खाओगे। इसके सिवाय अगर आपके पास कुछ और सवालात हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं।
और मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेरीज को आंसर कर सकूं। आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा पीछे जाइए आप और याद कीजिए कि मैंने क्या कहा था कि कंपनी एक प्रोडक्ट जब बनाती है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के दौरान वो उस प्रोडक्ट को रिटेल में प्लेस करती है और रिटेलर उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करता है कस्टमर के लिए। देखिए, ये प्लेसमेंट हुआ, सेल नहीं हुआ। बहुत स्टार्टअप प्लेसमेंट को सेल समझते हैं, जबकि प्लेसमेंट सेल नहीं होता है। सेल तब होगा जब कस्टमर एक स्टोर में आके आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा, और इसको कहते हैं कस्टमर डिमांड। कैसे क्रिएट किया जाता है डिमांड, नेक्स्ट एपिसोड आपको रुकना पड़ेगा, सो स्टे ट्यून्ड। और कस्टमर डिमांड एक ऐसा प्रूवन टेक्निक है, अगर आप इसको अच्छी तरह फॉलो करते हो तो आपको कस्टमर एक्विजिशन में दिक्कत नहीं होगी। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये काफी डायनामिक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। आप कुछ भी इनोवेट कर सकते हो और कस्टमर को एक्वायर कर सकते हो। तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, नेक्स्ट एपिसोड तक आप इंतजार करो। तो अब हम रुख करते हैं स्टोरी की तरफ। एक कहानी बताता हूं आपको जो इंडस्ट्री की है। तो एक ब्रांड लॉन्च हुआ, उन्होंने क्या सोचा कि भाई हमने डिस्ट्रीब्यूटर क्यों रखना है, हमारे प्रोडक्ट का मार्जिन ऑलरेडी कम है, तो हम इसको अपने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में लॉन्च करेंगे। काफी प्रसिद्ध ब्रांड है वो, आज काफी फेमस है। तो उन्होंने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में चालू किया। उन्होंने क्या किया, एक सेल्स टीम रखी, सेल्स टीम को बोला आप मार्केट में जाओ, आप वहां से ऑर्डर निकालो और आप कंपनी को ऑर्डर दो और कंपनी उसको सप्लाई करेगी उन रिटेल स्टोर्स में। अच्छी तरह सब स्टार्ट हुआ। कुछ टाइम बीत गया, टाइम बीत जाने के बाद उनको पता चला कि ऑर्डर क्वांटिटी कम हो गई। अब जब ऑर्डर क्वांटिटी कम हो गई तो वो सप्लाई नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने अपने रिटेल टीम से कहा कि आप जब ऑर्डर लोगे ना रिटेलर से, तो आप उसको बोल दो कि आपकी जो सप्लाई हो वो वीकली होगी। तो वो भी उन्होंने मैनेज किया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते गया उनको पता चला कि यार आउटस्टैंडिंग बढ़ गया है, कलेक्शन कौन करेगा, और मार्केट में हम इतना लो क्वांटिटी में कैसे सप्लाई करेंगे। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जब बढ़ जाता है, जब आपके पास 10, 15, 20 आउटलेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपके पास 200, 250 आउटलेट हो जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसीलिए उस कंपनी ने लेटर ऑन जाके डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया और आज के डेट में वो फुल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में काम करते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। ऐसे भी एक एग्जाम्पल है जिन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। जब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया वो तकलीफ आई, फिर वो रोल बैक किया उन्होंने और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर डाल दिए। जब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर डाल दिए तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि भाई हम डिस्ट्रीब्यूटर को इतना मार्जिन क्यों दें। फिर उन्होंने उल्टा कर दिया, बोला भैया अभी हमको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली करेंगे। और जब उन्होंने ये सेकंड स्टेप लिया दोबारा तो वो फिर फंस गए। क्यों? आउटस्टैंडिंग बढ़ गई, कंपनी का रीच बढ़ गया। तो ये टू एंड फ्रो किया उन्होंने काफी बार। अंत में आके उन्होंने ये समझा कि भैया बिना डिस्ट्रीब्यूशन के ये काम नहीं हो सकता, और उसने फिर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट किए। तो डिस्ट्रीब्यूटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। जब तक ये इंडस्ट्री है तब तक डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे। बस यही था आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आशा करता हूं आप लोग सब सुखी होंगे। थैंक यू।